कितनी बार तो मैं रिजेक्ट हुई हूँ, पहले महीने तो बस रिजेक्ट ही हुई हूँ मैं। चले धोखा चले ए पारा ओ पारा 2111 के मैं नहीं जानो पहाड़ा। ओ अदिति कहाँ जाता? मिस्का मुस्का मिकी माउस। और मेरे पापा की इनकम सर्टिफिकेट। छत्तीसगढ़ से आपकी अपनी पायल का नाम था। पायल विशाल एक वीओ का कितना चार्ज लेती हैं? सीक्रेट है। नमस्कार, स्वागत है आपका TCP24 न्यूज़ में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी शख्स की कहानी जिनकी आवाज़ के सामने कोयल की धुन भी फीकी पड़ जाए, जिनकी एक आवाज़ से आपका मन मंत्र मुक्त हो जाए। ऐसी स्वर कोकिला जिन्हें आज पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। अपनी सोलफुल आवाज़ लेके खुद की पहचान बनाने वाली वॉइस ओवर आर्टिस्ट पायल विशाल जी आज हमारे साथ मौजूद है। पायल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है TCP24 न्यूज़ में। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें कही। थैंक यू। पायल जी, अभी आप स्टार्ट करते हैं हम आपके हाल ही से। आप मुझे पता चला था कि आप कुछ टाइम पहले दिल्ली या मुंबई में थी, तो वहाँ से आपका कब रायपुर आना हुआ और किस काम से आप अभी यहाँ आई हुई हैं? जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को जय जोहार, नमस्कार। हाँ, हाल ही में अभी मैं मुंबई में थी क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट की डबिंग चल रही थी, तो मैंने अभी कुछ साउथ इंडियन फिल्में डब की हैं। अभी एक फ़िल्म आई अलोन नाम की, उसमें मैंने 3 कैरेक्टर्स की डबिंग की है। उसमें एक कैरेक्टर मिलेगा आपको डॉक्टर सुजैन, और एक रिपोर्टर की आवाज़ और एक भूतिया आवाज़ जो होती है उसकी डबिंग मैंने की है। ये आपको डिज़नी हॉटस्टार पे मिल जाएगा, तो इसकी डबिंग की, इसीलिए मैं वहाँ थी। और 3-4 प्रोजेक्ट है जिसको मैं अभी बता नहीं सकती। तो जी, तो अभी रायपुर में हूँ मैं, कुछ महीने बाद फिर वापस मुंबई चले जाऊँगी, तो दोनों जगह काम मेरा चलता रहेगा ऐसा है। तो पायल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मतलब आपके अंदर कितनी आवाज़ निकालने की कलाएं हैं? मतलब आप एक साथ कितनी आवाज़ें निकालते हो कम से कम? अभी तो मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ। बच्चे की आवाज़, बूढ़ी की आवाज़, अपनी आवाज़, यंग गर्ल की आवाज़। और तो पायल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट की शुरुआत की, इसकी शुरुआत कब से हुई? क्योंकि इससे पहले आप एक एंकर के रूप में भी काम किया है आपने, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं, काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद आप वहाँ से निकल कर और इस फील्ड में कब से आई? आपको कैसा लगा कि आपको इस फील्ड में भी रुचि है? जी, देखा जाए तो मैं शुरू से ही आवाज़ की दुनिया के इर्द गिर्द ही थी। स्कूल के टाइम में मैं एंकरिंग किया करती थी। कॉलेज आई तो कॉलेज में भी फ्रेशर्स पार्टी, ये वो छोटी मोटी चीज़ें हम एंकरिंग किया करते थे मिलके। उसके बाद 2016 में यहीं रायपुर के एक मॉल में एक प्रतियोगिता हुआ जिसका नाम था छत्तीसगढ़ टैलेंट हंट। तो उसमें मैं बतौर सिंगर परफॉर्म करने गई थी और मैंने रैप किया। रैप के बीच मैं अपना सॉन्ग भूल गई और मैंने लता जी का गाना गा दिया। उसके बाद मैंने उसको कवर अप करने के लिए जो बातें कही, वो बातें जजेस को बहुत अच्छी लग गई। तो बोले कि बेटा तुम गाना वाना छोड़ो, तुम एंकरिंग करना शुरू करो। तब मुझे लगा कि एंकरिंग ट्राई किया जा सकता है, मैं बड़े स्टेज पे भी कर सकती हूँ। तो उसी कार्यक्रम के सेमीफाइनल और फिनाले मैंने होस्ट किया। उसके बाद रायपुर में मुझे काफ़ी बड़े बड़े आयोजनों का हिस्सा बनने को मिला, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग का कार्यक्रम हो या काफ़ी सारे ऐसे राज्य स्तरीय करने को मिले और छोटे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में करते रहती थी। यूट्यूब चैनल में भी मैंने काम किया और इंटर्नशिप किया है FM रेडियो में। आकाशवाणी रायपुर से मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि आकाशवाणी रायपुर से जुड़ने के बाद मुझ में बहुत सारे बदलाव आए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। असली शुरुआत आकाशवाणी रायपुर से हुई क्योंकि रेडियो की दुनिया की बारीकियाँ मैंने वहाँ से सीखी।
हालांकि एफएम से भी जुड़ के काफ़ी कुछ सीखा मैंने, लेकिन एक होता है ना, हम खुद को जानते हैं कि हम ज़्यादा फंकी है क्या है, तो हम खुद चुन पाते हैं एक समय के बाद। इंटर्नशिप करते करते भी बहुत सी चीज़ें समझ में आती है कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग में अच्छे हो या वीओ में अच्छे हो या रेडियो शो प्रेजेंट करने में अच्छे हो। तो मुझे लगा कि शायद मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए बेहतर साबित हो सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आकाशवाणी में कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो मैं वहाँ युवावाणी कार्यक्रम, युवाओं का एक कार्यक्रम आता है शाम 5:10 से 6 बजे तक, तो उसमें मैं काम करती हूँ। जी। तो पायल जी, हम जानना चाहेंगे, आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं, तो हालांकि आप अभी भी स्क्रिप्ट राइटिंग करती हैं, एंकरिंग भी करती हैं, और अब आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक फील्ड से निकलकर दूसरे फील्ड में लगातार बने रहना, मतलब कैसा सफ़र था वो स्टार्टिंग से? मतलब आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हर किसी का अपना संघर्ष होता है। और रही बात वीओ आर्टिस्ट बनने की, तो एफएम में जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो विज्ञापन हमें छोटे छोटे रिकॉर्ड करने को मिला करते थे, तो वो करके मैं बहुत खुश हुआ करती थी। इसके साथ ही 2016-17 की बात है, रायपुर यातायात विभाग और संभव फाउंडेशन, एक एनजीओ है, वे वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट राइटिंग का कंपटीशन कराए थे रायपुर और बिलासपुर के बीच। तो रायपुर में मुझे प्रथम या द्वितीय स्थान मिला था। तो तब से मैंने छोटे छोटे जागरूकता संदेश, विज्ञापन लेखन शुरू किया, और यहाँ रायपुर की सड़कों में, चौक चौराहों में जो स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो उसमें काफ़ी सारे विज्ञापन मुझे और जागरूकता संदेश रिकॉर्ड करने का मौका मिला। इसके अलावा शायद उनका प्रसारण जो है अलग अलग चौक चौराहे आउट ऑफ छत्तीसगढ़ भी होता है, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा मौका था। तो उसी से शुरुआत हुई और फिर सुन के चीज़ें हम करने लगे, ऐसा है। जैसे कि आपने बताया कि आपने कई जगह अपनी आवाज़ दी है, ट्रैफिक सिग्नल हो या रेलवे स्टेशन, और हमारे भूपेश सरकार के जितने विज्ञापन आते हैं उसमें भी आपकी आवाज़ें हैं। तो हमारे दर्शक अभी तक तो सिर्फ आपको आवाज़ के थ्रू जानते थे, लेकिन आज हम आपको सामने से रूबरू करा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शक को सामने से कुछ सुनाएं। तो दोस्तों, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मुझे सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को मिला है। काफ़ी सारे वीओ है, विज्ञापन है, जिसमें मेरी छोटी छोटी आवाज़ें आपको सुनने को मिलेगी, या टैग लाइन में या एंकर लाइन में या पूरे विज्ञापन में। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी हाल ही में आप सिनेमा हॉल अगर जाते होंगे तो इंटरवल के दौरान आपको कुछ कुछ विज्ञापन सुनने देखने को मिलता होगा। तो उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, बच्चों की आवाज़ में मैंने कुछ डबिंग्स की हैं, और एक प्रॉपर ऐड आता है। अब तो एक ऐड है छत्तीसगढ़ हर्बल्स, तो उसमें पूरे विज्ञापन में मेरी आवाज़ जाती है। बहुत कम लोगों को मालूम है, बस मेरे यार दोस्त फैमिली वाले ही पहचान पाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे विज्ञापन हैं जो आप सुनते हैं। आपने कहा कि कुछ आवाज़ें निकाल के बताइए, तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं मिकी माउस ट्राई करती हूँ। हालांकि उसकी ओरिजिनल डबिंग या वॉइसिंग मैंने नहीं की है, बस मुझे ये कैरेक्टर पसंद है। मिस्का मुस्का मिकी माउस। तो ऐसी आवाज़ें मैं लॉकडाउन के टाइम में ट्राई किया करती थी, और लॉकडाउन के टाइम में ही मैंने अपनी डबिंग की क्वालिटी खोजी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में हम सब फ्री थे, घर पे थे। तो मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखा करती थी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। तो दूसरे कैरेक्टर्स पे मैं अपनी आवाज़ चिपका के देखा करती थी कैसा लगता है, तो मुझे लगा ये अच्छा है। उसके बाद फिर मुझे इंडिया वॉइस फेस्ट के बारे में मालूम चला, उस कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया, और शुरुआत में तो लगा कि क्या है देखते हैं, फिर मैंने चेक किया तो लगा कि हाँ ये सही चीज़ है, और मुंबई में 3-4 साल से ये आयोजन होता रहा है। तो मैंने उसमें ट्राई किया। पूरे देश भर से 26 लोगों का चयन हुआ, उन 26 में से मेरा भी नाम था। 4 विजेता घोषित किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ से आपकी अपनी पायल का नाम था। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में कुछ किया जा सकता है, तो मैंने चीज़ें खोजनी शुरू की कि क्या इसकी कोई ट्रेनिंग मिल सकती है, क्या कोई कुछ मुझे गाइड कर सकते हैं ताकि मैं बेहतर कर सकूं। क्योंकि खुद से खोजने में आप लिमिटेड चीज़ें ही खोज पाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मार्गदर्शक मिल जाता है तो आपको अच्छी दिशा मिल जाती है, आप जान पाते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। नहीं तो ऐसे में युवा जो है भटकते रह जाते हैं। तो वॉइस फेस्ट के बाद मैंने देखा कि
नेश्मा चेम्बुरकर जी को अवार्ड दिया जा रहा था, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी लीडिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं। तो उनका नाम मैंने सुना और उनको सोशल मीडिया पे फॉलो किया, तो मालूम चला कि वो वर्कशॉप लेती हैं। तो मैंने उनका वर्कशॉप ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू सो मच नेश्मा मैम, और उन सभी लोगों का धन्यवाद जो मेरी ज़िंदगी में आए, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं अभी भी सीख रही हूँ और हमेशा सीखते रहूँगी। और आपने आवाज़ों से संबंधित कुछ बातें कही थी। आपको रेलवे स्टेशन वगैरह हो या ट्रैफिक सिग्नल, इसमें भी सुना है, तो हम जी। चाहेंगे थोड़ा इन सब की भी। और आपने जैसे बताया आप बच्चों की आवाज़ भी डब करती हैं, जी जी उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को सुना सकते जी बिल्कुल। अभी हाल ही में एक ऐड आपको सिनेमा हॉल में सुनने को मिलेगा। मैं बस आवाज़ आपको निकाल के बता रही हूँ, आप गेस कर लेना कौन सा ऐड है। और मेरे पापा की इनकम सर्टिफिकेट। तो ये कुछ आवाज़ आपको बीच बीच में वीडियोस में सुनाई देंगी। होता क्या है, बहुत सारी नॉइस होती है जब कुछ भी शूट किया जाता है, तो उन आवाज़ों को दबाने के लिए, या अगर वो आर्टिस्ट डब नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जैसे डबिंग आर्टिस्ट को हायर किया जाता है। तो ये काम है मेरा। और इसके अलावा एक छत्तीसगढ़ी धुन मैंने क्रिएट किया है, जो कि आप सुने होंगे। नॉडी का एक हिंदी गाना है, तो छत्तीसगढ़ी में मैंने उसको ट्राई किया है करने का, तो सुनाती हूँ। चले धोखा चले ए पारा ओ पारा 2111 के मैं नी जानो पहाड़ा। चले धोखा चले ए पारा ओ पारा 2111 के मैं नी जानो पहाड़ा। ओ अदिति कहाँ जाता? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कार्टूनिक आवाज़ में ट्राई करती हूँ। और अभी होली में भी आपको जनसंपर्क विभाग के पेज में एक ऐड सुनने को मिला होगा, तो उसमें भी मैंने वॉइसिंग की है। इसके अलावा चिल्ड्रंस डे पे, बाल दिवस पे एक क्यूट सा विज्ञापन आया था, तो उसमें भी मैंने बच्चे की आवाज़ में ट्राई किया है। तो वो आपको अलग अलग पेजेस पे मिल जाएगा। मैं ऐसे सभी पेजेस का शायद नाम नहीं ले सकती, जो जितना मतलब लोग जान रहे उतना ही मैं शेयर कर पाऊँगी। और जैसे कि आपने बताया था कि आप अभी ये ट्रैफिक सिग्नल में आपकी आवाज़ आती थी, तो वो आवाज़ें अभी भी आ रही है या फिर वो पहले आती थी अब बंद हो चुकी हैं? जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी 2021 तक ये आवाज़ें रायपुर के चौक चौराहों तक गूंजती रही। उसके बाद मेरे ख्याल से यातायात विभाग ही खुद हैंडल कर रहा है इन सब चीज़ों को। तो 2021 तक तो चली है चीज़ें, 2017 से लेके 21 तक तो बहुत सारे विज्ञापन हमने किए हैं, बहुत सारे जागरूकता संदेश मैंने लिखे हैं और किए हैं। तो काफ़ी सारी आवाज़ों में मेरी भी एक आवाज़ थी। तो पायल जी, मैंने आपको देखा है कि जैसे रामायण वगैरह आते हैं, उसमें भी किसी में आपकी आवाज़ डब है क्या? वो दरअसल महाभारत का एक सीन महाभारत, है, हाँ हाँ, जिसमें मैंने फैन डब किया था। ओके। मतलब वो द्रौपदी का जो सीन है वो हाँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। और उस दौरान मैं थिएटर कर रही थी, तो मुझे पंडवानी शैली में द्रौपदी का सीन करना था। तो जब यही संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित था, मुक्ताकाशी मंच पे उसका मंचन हुआ था, तो उसमें मुझे द्रौपदी का किरदार करना था पंडवानी शैली में। तो मैं अपने अंदर की द्रौपदी को जागृत करने के लिए महाभारत के कुछ सीन्स देख रही थी। तो मैंने देखा द्रौपदी का जो सीन है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो मतलब जब उनको सभा में लेकर आया जाता है, उनके बालों को खींचकर, तब उनकी क्या दशा होती है, क्या दृश्य होता है, उसको मैंने डब करने की कोशिश की। तो वो मैं अपनी सोशल मीडिया पे शेयर की थी, काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया उसको। तो जी, थैंक यू। और जैसे कि पायल जी बात करें, आपने ऐसा रोने होने वाला भी कुछ डबिंग किया है क्या? हाँ, देखिए, एक्टिंग में जैसे 9 रस होते हैं, वैसे ही वॉइस एक्टिंग भी सेम टू सेम चीज़ है, बस हम पर्दे के सामने नहीं होते, इसीलिए लोग हमको नहीं जानते। तो वैसे तो मैं पिछले 5-6 साल से इसी काम में हूँ, पर बहुत कम लोगों को मालूम है। ऐसे आपके चैनल के थ्रू या अन्य यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मालूम चलता है, और बाकी पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को लोग नहीं पहचान पाते। तो कुल मिला के रस का ही काम है। जो रस हम हिंदी में पढ़ते थे, रौद्र रस, हास्य रस, तो ये चीज़ें हमारे अंदर, हर किसी के अंदर होती है। तो वो हमें जब स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो रोने वाला हो, हंसने वाला हो या गुस्सा वाला हो। तो ये सारी स्क्रिप्ट आपको मिलती है या आप खुद भी आपको लिखनी पड़ती है स्क्रिप्ट? अगर हमारे क्लाइंट को अगर कुछ लिखवाना है तो हम लिख भी सकते हैं। बाकी
ज़्यादातर डबिंग के जो काम है उसकी स्क्रिप्ट हम मिलती है हमको। हाँ और पायल जी, हम जानना चाहेंगे, आपने फिल्मों में भी काम किया है ना? तो और आपने खुद फिल्म में भी काम किया है, आपकी फर्स्ट फिल्म में भी कोई आई थी संजू की दुल्हनिया करके, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, संजू के दुल्हनिया एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है। उसमें काम मैंने इसलिए किया ताकि मुझे डबिंग करने को मिले। हालांकि मैं बहुत शौक से ऑडिशन के लिए गई थी, तो उसमें हमें एक टास्क दिया गया, सीन दिया गया, तो सर को अच्छा लगा मेरा कैरेक्टर। मैं रियल लाइफ में बहुत चुलबुली हूँ, तो मुझे मालूम नहीं था कि एक्टिंग का ऑडिशन कैसे होता है, क्या होता है। उन्होंने सिचुएशन दिया और मैंने बस जो मन में आया वो कर दिया। तो वो करने के बाद जो भी मेरी उनसे बातचीत हुई डायरेक्टर सर से, तो शायद उनको मेरा कैरेक्टर अच्छा लगा। तो मैंने उन्हें वो पूछा भी, जब मेरे पास कॉल आया कि तुम इस फिल्म में काम करोगी, तो मैंने बोला नहीं सर, मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगी। तो बोले तुम ऑडिशन में तो आई थी। मैं बोली मैं शौक से आई थी, मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला तुम वॉइस एक्टिंग करती हो, तुम आराम से एक्टिंग कर लोगी। तो उन्होंने प्रोत्साहित किया और संजू की दुल्हनिया में मैंने एक्टिंग की, मैंने असिस्ट भी किया उनको, क्योंकि मुझे डायरेक्शन में भी थोड़ी बहुत रुचि थी। तो मैं देखना चाहती थी कि फ़िल्म बनती कैसे है, तो इसलिए मैंने एडी का भी काम किया उसमें। और चूँकि मेरा लालच था मन में, हाँ तो बोल दी, फिर ये भी सोची कि डबिंग करने को मिलेगा, डबिंग के टाइम में कुछ और कैरेक्टर्स मिल जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उसमें 3-4 कैरेक्टर्स की डबिंग की है। संजू की दुल्हनिया में आपको एक कैरेक्टर है रिया की डबिंग, जो मेरा खुद का कैरेक्टर, उसको मैंने डब किया। उसके अलावा एक वैम्प है, बुरी लड़की का एक कैरेक्टर है छोटा सा, तो उसको भी मैंने डब किया है। बुआ की आवाज़ है, उसको भी मैंने डब किया। तो ये सब चीज़ें। तो पायल जी, जैसे कि आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आप मुंबई और दिल्ली वगैरह भी गई, तो वहाँ पे भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है वहाँ के अकॉर्डिंग और आप रायपुर के अकॉर्डिंग? मतलब क्या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको अभी लगती है कि कमी है? जी बिल्कुल, हमारा छत्तीसगढ़ अभी प्रगति की ओर अग्रसर है ना। तो वॉइस कल्चर को भी अभी समझना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है। बहुत कम लोग इस विषय में जानते हैं, जो स्टूडियो से या विज्ञापन संबंधी क्षेत्र में है या न्यूज़ से है, वही लोग वीओ, डबिंग या फिल्म में जो जुड़े हुए हैं वही समझ पाते हैं। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भी होता है लोगों को एक्सप्लेन करना कि मैं क्या काम करती हूँ। तो यहाँ वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है अभी, और मुंबई में तो बहुत चीज़ें बहुत फास्ट है। अगर आप ऑडिशन पे गए हैं, कितनी बार तो मैं रिजेक्ट हुई हूँ, पहले महीने तो बस रिजेक्ट ही हुई हूँ मैं। जाते ही स्क्रिप्ट दिया जाता है, आपको परफॉर्म करना होता है डबिंग के लिए। तो मेन चीज़ आपका कॉन्फिडेंस है, आप कैसे उस कैरेक्टर के साथ जज करते हैं, वो चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ वो चीज़ें बाकी है होना, क्योंकि यहाँ उन्हीं फिल्मों की डबिंग होती है जो फिल्में बन रही है। लेकिन मुंबई, दिल्ली, उनका ऐसा है कि कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं, साउथ इंडियन फिल्में, इंग्लिश की फिल्में और भी अलग अलग भाषाओं की फिल्में, तो वहाँ काम बहुत है। आपने सही बोला। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा क्योंकि मैंने एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सुना था ये कहते हुए कि अगर उनकी मम्मी से कोई पूछता है कि आपकी बेटी क्या करती है, तो वो बोलती है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो ठीक है, उसके अलावा क्या करती है? तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, खास करके मेरे मम्मी पापा को भी बताने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि क्या करती है, लेकिन अब ठीक है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। हाँ, पहले तो मम्मी पापा के लिए ही समझना ये मुश्किल था कि क्या है, इसमें करियर है भी कि नहीं। लेकिन अगर आप किसी एक क्षेत्र में लगे हुए हैं, आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हर चीज़ संभव है। क्योंकि कला का क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा है, विस्तृत है, तो काम बहुत है आपको, लेकिन उसके लायक बनना होगा, सीखते चलना होगा और एक्सप्लोर करना होगा खुद को। तो पायल जी, हमने आपसे काफ़ी सारे बात की और आपके ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट के सफ़र के बारे में जाना, लेकिन हर किसी के दो पहलू होते हैं, तो हम आपके थोड़े निजी जीवन की बात कर लेते हैं। तो जानना चाहेंगे कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं, और अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएं। आपके मम्मी पापा कैसे हैं, कहाँ हैं वो इस समय? जी, फ़िलहाल तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में हूँ और यहाँ मुझे रहते 10-11 साल हो गए। मैं कॉलेज करने के लिए यहाँ आई थी, पर मुझे भेजा तो गया था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पढ़ते पढ़ते ही मेरा इंटरेस्ट जो है रेडियो और एफएम की दुनिया में बढ़ा। और सेकेंड ईयर में जब मैं थी, तभी से मैं इंटर्नशिप करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे उस टाइम आरजे बनना है वाला फील था।
मैंने इंटर्नशिप भी किया और आकाशवाणी के बारे में जब मालूम चला तो वहाँ भी मैंने ऑडिशन दिया, पास हुई और आज मैं वहाँ की वाणी कंपेयर हूँ। और मेरे मम्मी पापा तो गांव में रहते हैं। मेरा जन्म झलप, महासमुंद ज़िले में एक छोटा सा गांव है झलप, वहाँ हुआ। और लॉकडाउन के टाइम हम अपने होम टाउन साकरा शिफ्ट हुए। झलप जो है रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे है और साकरा यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ मेरी फैमिली रहती है। पृष्ठभूमि की बात की जाए तो मैं किसान, मेरे पापा खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, मम्मी टीचर हैं जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप एक गांव से हैं, तो कितना मतलब आपको फैमिली का कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि जब आप इस फील्ड में आई होंगी तो खासकर आप लड़की हैं तो आप समझ सकती हैं लड़कियों को थोड़ा हर जगह हर चीज़ में नहीं भेजा जाता। तो इस बीच में आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको लेकर, और स्टार्टिंग में कैसा था और अब कैसा है? जी, मुझे लगता है इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए लोग सभी यही बोलते हैं कि तेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर किसी फील्ड में वो अच्छा है या कुछ करना चाह रहा है तो उनकी भी बातों को सुनिए, क्या पता सच में कुछ उसमें अच्छाई हो। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं और ऐसे ऑप्शन हैं जिसके बारे में हमारे पेरेंट्स नहीं जानते। तो मुझे लगता है एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है बच्चों को, और पेरेंट्स को भी अब ये समझना होगा कि फील्ड बहुत है, नॉलेज भी लोग गेन करना चाहते हैं। और रही बात इनकम की, तो मुझे लगता है इनकम भी जनरेट हो जाता है जब आप चीज़ें सीखते हैं। तो मेरे पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट रहा, अभी भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं मुंबई में शिफ्ट हुई तो 1 महीने मेरे साथ पापा रहे, 1 महीने मम्मी रही, ऐसा हुआ। अब मैं अकेले रहूँगी वहाँ पे, ऐसा है। आपको देख के लगता है कि सपोर्ट है तभी आप इतना आगे बढ़ पाई हैं? विदाउट सपोर्ट शायद मेरे लिए भी कठिन होता, क्योंकि मैं बहुत आज्ञाकारी टाइप की बच्ची रही हूँ शुरू से। मम्मी पापा जैसा बोलते थे तो मैं वैसा ही करती थी, ज़िद्दी ज़्यादा नहीं थी मैं। और मेरे काम को पेरेंट्स ने समझा है तभी शायद इतना कुछ हो पाया। और थैंक्स टू मम्मी पापा इतना सपोर्ट करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में वीओ आर्टिस्ट के रूप में पायल विशाल लगातार उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में कितना मुश्किल होता है आपको एक वीओ हिट होने के बाद दूसरा वीओ उसी प्रकार से कंटिन्यू करना? जी हाँ, ये है, क्योंकि हम एक ही टाइप का जब काम करते जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पे पड़ता है कहीं ना कहीं। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करती हूँ, तो कुछ नया प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें उसकी थोड़ी छाप पड़ जाती है। तो कहते हैं क्लाइंट की पायल उसको ऐसा नहीं थोड़े ऐसे बोलो, तो वो चीज़ें आती हैं। उसको खुद में हमको ऑब्जर्व करना होगा कि स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, तो उसके हिसाब से हमको परफॉर्म करना होता है। तो ये एक छोटा सा है जो हमेशा होते रहता है, उससे मैं हमेशा उभरने की कोशिश भी करती हूँ। और वो चीज़ें अब आपको मेरे नए प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी, कुछ नयापन और अलग देखने को मिलेगा। तो पायल विशाल लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। ऐसे में ये सवाल पूछना ज़रूरी हो गया है कि ये सफलता की सीढ़ी सिर्फ छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री तक रहेगी या बॉलीवुड में भी जाकर समाप्त होने वाली है? देखिए, मेरी कोशिश तो है कि आवाज़ की दुनिया से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, भगवान करे कि मुझे वो करने का मौका मिले, और मिला भी है। अभी छत्तीसगढ़ी फिल्मों की बात की जाए तो संजू की दुल्हनिया में मैंने डब किया, नवा बिहान एक फ़िल्म आई थी उसमें भी मैंने डब किया है, रक्षणम एक फ़िल्म आएगी हिंदी फिल्म यही जी, तो उसमें भी मैंने डब किया। अब किन की डबिंग है नहीं बता सकती, लेकिन आपको सुन के खुशी होगी क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट उसमें मैंने डब किया है। इसके अलावा एक अभी जब मैं मुंबई गई थी तो एक भोजपुरी सीरियल है तो उसमें मैंने हीरोइन की आवाज़ डब की है। और एक इंग्लिश वेब सीरीज़ है उसमें 5वें नंबर के एपिसोड में मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी। अभी मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं बता सकती क्योंकि रिलीज़ नहीं हुआ है। आप मेरे सोशल मीडिया पे जुड़ के जान सकते हैं कि कौन सी प्रोजेक्ट है या फिल्म है। तो ऐसे छोटे बड़े काम मुझे मिल रहे हैं, छोटे छोटे काम हैं, भगवान करे कि आगे कुछ मिले अच्छा बेहतर। पायल जी, हम जानना चाहेंगे वॉइस ओवर जब आप करती होंगी तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और मतलब कितने टेक में आप वॉइस ओवर कर लेती हैं या फिर आपका बिना टेक के ही वॉइस ओवर जाता है? नहीं, ऐसी महारथी बनना है।
जहाँ तक वीओ की बात है, विज्ञापन जब भी मेरे सामने आता है मैं एक टेक में कर लेती हूँ, लेकिन कुछ वेरिएशन वाला रहता है तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि स्क्रिप्ट को भी समझना होता है, आपको क्लाइंट से बात करनी होती है कि उनकी डिमांड क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी विज्ञापन, आप मुझे विज्ञापन देंगे मैं तुरंत कर लूँगी। और डबिंग के लिए थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि कैरेक्टर क्या है, कहानी क्या चल रही है, उसके लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। तो ठीक है, चीज़ें चल रही है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है और ऑब्जर्व करना पड़ता है, इसीलिए टाइम लगता है। और मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, ताकि जो कैरेक्टर आपके स्क्रीन पे है उसके साथ आप जज कर पाओ, उसके साथ न्याय कर पाओ। जैसे कि पायल जी, आपको कोई भी वॉइस ओवर मतलब डब करने के लिए आता होगा, तो आप उसको साइन करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखती हैं? सबसे पहले तो अभी तक साइन वाली चीज़ें तो 1-2 बार ही हुई हैं। मुंबई में ये चीज़ें होती है, यहाँ तो आपके पास कॉल आता है कि ये कैरेक्टर है, करना है, बोले जी करना है, तो हम चले जाते हैं। बाकी मुंबई का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पहले तो ऑडिशन होता है और उस कैरेक्टर पे आपकी आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है, ये चीज़ें वो लोग देखते हैं। उसके बाद कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, फिर चीज़ें होती है आगे। तो मैंने 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे साइन किए हैं, तो मैंने पहले डब कर लिया, उसके बाद साइन किया है। वैसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया है। तो पायल जी, काफ़ी सारी बातें की हमने, अब थोड़ा सा हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जिसमें आपको सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस है, आप ही के बारे में है, ताकि लोग आपके बारे में जान सकें। तो सिर्फ एक वर्ड में आपको आंसर देना होगा उसका। मैं सोचती जाती हूँ। एक मिनट। पायल को कैसी फिल्में देखना और अभिनय करना पसंद है? अच्छी लाइक मतलब मुझे लगता है कि मैं ना रोने धोने वाला अच्छा करती हूँ, तो मुझे सैड वाले में मज़ा आता है। आपका बर्थ प्लेस? झलक। बर्थ डेट? 22/10/95। बेस्ट फ्रेंड? बहुत सारे हैं। फेवरेट सीजी डिश? सीजी डिस्क। अच्छा, ओके, मुझे पसंद है माड़ा पीठा। हाँ जी। बहुत अच्छा लगता है वो। फेवरेट एक्टर? एक्टर, सीजी एक्टर मंद कुरैशी जी अच्छा लगता है। एक्ट्रेस अनिकृति चौहान अच्छी लगती है। और बॉलीवुड में तो बहुत सारे हैं, कौन है यार, बहुत सारे हैं। अमिताभ बच्चन जी। और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। आपका अब तक का सबसे फेवरेट वीओ? छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह जो आयोजन हुआ था, उसका काफ़ी सारा किया, तो वो पसंद है मुझे। फेवरेट सॉन्ग लग जा गले। और सिंगर लता मंगेशकर जी। और आपकी फेवरेट वॉइस ओवर आर्टिस्ट? नेशमा चेंबूरकर मैम। फेवरेट प्लेस? रायपुर बेस्ट प्लेस है। आपका फर्स्ट स्टेज शो? फर्स्ट जब मैं छोटी थी, क्लास 4th में, मेरे स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर झलक का वो स्टेज। आपने अब तक की सबसे कठिन वॉइस ओवर? कठिन, अरे यार ये इंग्लिश का कुछ आता है ना, ये मेडिकल वाला, तो वो मेरे लिए कठिन थोड़ा हो जाता है, क्योंकि मेडिकल वाले जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, वो उससे हम थोड़े फ्रेंडली नहीं होते। तो जब भी कुछ मेडिकल से रिलेटेड या फार्मा से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा टफ जाता है, पर मैं कर लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही किया मैंने भिलाई। हाँ, भिलाई में एक लैब ओपन होने वाला है, तो उसका मैंने इंग्लिश का किया हुआ है अभी कुछ। पायल विशाल एक वीओ का कितना चार्ज लेती हैं? सीक्रेट है। तो ठीक है पायल जी, हमने काफ़ी सारी बात की। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आज के जो दर्शक, आज के जो यूथ, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और आज के जो यूथ आपके जैसे बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगी? जी मेरे जैसा नहीं भाई, अपने जैसे ही रहना, वॉइस ओवर करना, डबिंग करना, लेकिन उसको पहले सीख लीजिएगा आपकी कैसे क्या, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब कुछ उपलब्ध है, काफ़ी सारी बेसिक नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी। और मुझे लगता है पहले आपको तालाब में उतरना चाहिए, उसके बाद आप तैरना सीखते हैं। आप पहले तैरना नहीं सीख सकते, इसलिए पहले उतरिए, मतलब आप थोड़ा नॉलेज लीजिए,
चीज़ों को खुद से सीखने का ट्राई कीजिए। अलग अलग वीडियो सुनिए, ऐड सुनिए, उसको कॉपी करके अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन से ही सुनिए आप, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा टूल हमारी हाथ में है फ़ोन। तो मोबाइल, इंटरनेट, ये इन सुविधाओं का आप फ़ायदा उठाइए, सीखिए। और संदेश यही कहूँगी कि अपना काम ईमानदारी से कीजिए और अपने पेरेंट्स को बताइए अपने सपनों के बारे में। और जो भी आप करना चाहते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ कीजिए, क्योंकि कोई भी काम आपकी मेहनत और आपका समय मांगता है, तो उसके साथ आप न्याय कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। तो जो भी आप चाहते हैं मुझे लगता है निश्चित रूप से मिलेगा। तो यही। बहुत धन्यवाद पायल जी आपका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। तो आज हमारे साथ बनी हुई थी छत्तीसगढ़ की बेटी वॉइस ओवर आर्टिस्ट पायल विशाल, जिनसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, उनके बारे में जाना और साथ ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट से जुड़े काफ़ी कुछ चीज़ें जानी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंघेल के साथ मैं अदिति जसवाल, रायपुर।